बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शकील अंसर और मैं आपको इंग्लिश सिखाने का आगाज़ करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको सारी उर्दू लैंग्वेज की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा। स्टूडेंट, यही तरीका होता है कि अगर आपने किसी को इंग्लिश सिखाना है या फिर किसी शख्स ने खुद से इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले जो उसकी अपनी मदर टंग है उसको कन्वर्ट करना इंग्लिश में सीखे। यानी अगर कोई भी शख्स अपनी मदर टंग को जिस लैंग्वेज को सीखना चाह रहा है उसमें कन्वर्ट करना सीख लेता है तो यही सबसे बेहतरीन तरीका होता है उस लैंग्वेज को सीखने का। कन्वर्ट करने से मुराद होता है कि ट्रांसलेशन करना। तो सबसे पहले आप ट्रांसलेशन आपको मैं सिखाऊंगा। आपने इस मकसद के लिए हेडिंग लिखना है ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश। यह आपने हेडिंग लिखी। अब मैं आपको ये बताऊं कि ट्रांसलेशन मैं आपको कैसे सिखाऊंगा। एक्चुअली इंग्लिश के अंदर दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक वो सेंटेंसेस जिनमें कोई काम किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को डूइंग वर्ब के सेंटेंसेस कहा जाता है, और दूसरे वो सेंटेंसेस जिनमें कोई काम नहीं किया जाता, इन्हें बीइंग वर्ब के सेंटेंसेस कहा जाता है। लेकिन बोला इस तरह जाता है और लिखवाया इस तरह जाता है कि जिन जुमले में काम का होना पाया जाता है वो बीइंग वर्ब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक्चुअली उनमें कोई काम नहीं किया जाता। आप नीचे लिखिए, अंग्रेज़ी ज़बान में दो तरह के जुमले होते हैं। नंबर एक, वो जुमले जिनमें काम का करना पाया जाता है। नंबर दो, वो जुमले जिनमें काम का होना पाया जाता है। जिन जुमलों में काम का करना पाया जाता है उन्हें डूइंग वर्ब वाले जुमले कहा जाता है, और जिन जुमलों में काम का होना पाया जाता है उन्हें बीइंग वर्ब के जुमले कहा जाता है। मिसालें मदरजा झैल हैं। स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको क्या लिखवाया कि अंग्रेज़ी ज़बान में दो तरह के जुमले होते हैं। एक वो जिनमें काम का करना पाया जाता है और दूसरे वो जिनमें काम का होना पाया जाता है। जिन जुमलों में काम का करना पाया जाता है उन्हें डूइंग वर्ब वाले जुमले कहा जाता है। भाई, ये डूइंग वर्ब का एक और नाम होता है वर्ब टू डू, और दूसरे वो जुमले जिनमें काम का होना पाया जाता है उन्हें बीइंग वर्ब वाले सेंटेंसेस कहा जाता है। बीइंग वर्ब का दूसरा नाम होता है वर्ब टू बी। तो स्टूडेंट, ये क्या होता है डूइंग वर्ब और बीइंग वर्ब, यानी काम का करना और होना, ये आप नीचे एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। आपने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखना है, अहमद किल्ड अ स्नेक। देखें इसमें क्या मैंने बोला अहमद किल्ड अ स्नेक, अहमद ने एक सांप मारा। इसका एनालिसिस करते हैं, क्या अहमद ने इस सेंटेंस में कोई काम किया है? हाँ, सांप को मारने वाला। तो ये फिर डूइंग वर्ब का सेंटेंस हुआ, तो ब्रैकेट में लिख लें डूइंग वर्ब। अच्छा, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? अहमद। याद रखिए, डूइंग वर्ब के सेंटेंसेस में जो शख्स काम करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखिए, अली एट एन एप्पल। अली ने एक सेब खाया। अच्छा, यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, क्या अली ने कोई काम किया है? हाँ, सेब को खाने वाला। तो ये डूइंग वर्ब का सेंटेंस हुआ, ब्रैकेट में लिख लें डूइंग वर्ब। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? अली। स्टूडेंट्स याद रखिए, जो सब्जेक्ट होता है वो डूइंग वर्ब के जुमलों में काम करता है, लेकिन बीइंग वर्ब वाले जुमलों में सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। उधर ये होता है कि उसके बारे में कोई बात की जाती है, यानी सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जाती है। बीइंग वर्ब वाले जुमलों में काम का मैंने लिखवाया होना पाया जाता है, लेकिन अभी एग्जाम्पल लिखिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब लिखिए, अहमद इज़ ए डॉक्टर। अहमद एक डॉक्टर है। देखिए, क्या अहमद ने कोई काम किया है? भाई, जस्ट अहमद के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि वो डॉक्टर है, कोई काम नहीं किया। तो ब्रैकेट में लिखिए बीइंग वर्ब। अगर मैं ये बोलता कि अहमद मरीज़ का मुआयना कर रहा है, अहमद इज़ एग्जामिनिंग द पेशेंट, या अहमद मरीज़ का ऑपरेशन कर रहा है, अहमद इज़ ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट, अहमद मरीज़ को टीका लगा रहा है, अहमद इज़ इंजेक्टिंग द पेशेंट, अहमद मरीज़ के लिए नुस्खा लिख रहा है, अहमद इज़ राइटिंग प्रेस्क्रिप्शन फॉर द पेशेंट। फिर ये डूइंग वर्ब के सेंटेंस होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अहमद का कोई काम नहीं बताया, जस्ट उसके बारे में बताया कि वो क्या है, वो एक डॉक्टर है। तो अहमद के बारे में बात की गई, सब्जेक्ट अहमद हुआ और ये बीइंग वर्ब का सेंटेंस है। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम ना करे बल्कि उसके बारे में बात की जाए, उसे हम बीइंग वर्ब वाला सेंटेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल लिखिए, नजमा इज़ ए स्टूडेंट। यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, क्या नजमा ने कोई काम किया? नहीं।
हम ये नहीं कह रहे कि नजमा पढ़ रही है, नजमा इम्तहान की तैयारी कर रही है, बल्कि सिर्फ ये कहा नजमा एक तालबा है। अगर ये कहते हैं कि नजमा इम्तहान की तैयारी कर रही है या वो किताब पढ़ रही है, तो वो डूइंग वर्ब के सेंटेंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, नजमा के बारे में बताया कि वो एक तालबा है, आगे ब्रैकेट में लिखे बीइंग वर्ब, और नजमा यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात है। अच्छा, यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ कि सब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन क्या होता है, किसी चीज़ का नाम, जगह का नाम, जानवर का नाम, परिंदे का नाम या शख्स का नाम, ये नाउन होता है। और जो नाउन की जगह पर यूज़ हम करते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये प्रोनाउन होते हैं। इनको बाकायदा तौर पर इंशाल्लाह मैं फंक्शनल ग्रामर में पढ़ाऊँगा। तो अभी क्या है कि आपने समझना है कि जिन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट काम करता है उन्हें डूइंग वर्ब वाले सेंटेंसेस कहा जाता है, और जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जाती है वो काम नहीं करता, उन्हें बीइंग वर्ब वाले सेंटेंसेस कहा जाता है। और अगली बात आप ये याद रखिए कि ये जो मैंने लिखवाया कि जिन जुमलों में काम का करना पाया जाता है उन्हें डूइंग वर्ब वाले सेंटेंसेस कहा जाता है, और जिन जुमलों में काम का होना पाया जाता है उन्हें बीइंग वर्ब वाले सेंटेंसेस कहा जाता है। ये होना का लफ्ज़ है तो बुक्स में यही लिखा होता, लेकिन ये कंफ्यूज करता है। तो मैं आपको आसान तरीका बताऊं होना वाला यानी बीइंग वर्ब को समझने का तरीका। आप ये याद रखने होना की बजाय कि जिन जुमलों में काम नहीं किया जाता उन्हें बीइंग वर्ब वाले सेंटेंसेस कहा जाता है। तो देखें, अहमद इज़ ए डॉक्टर और नजमा इज़ ए स्टूडेंट, इसमें कोई काम नहीं किया गया, ये बीइंग वर्ब के सेंटेंस हुए। डूइंग और बीइंग वर्ब में आपने डिफरेंस तो समझ लिया। अब आपने हेडिंग लिखना है बीइंग वर्ब। तो स्टूडेंट देखें, मैंने पहली आपको हेडिंग डूइंग वर्ब नहीं लिखवाई, बीइंग वर्ब लिखवाई। अब जब भी कोई शख्स इंग्लिश को सीखने की तरफ जाता है तो वो उसकी ख्वाहिश होती है कि 12 टेंसेस सीखे इंग्लिश के। भाई 12 टेंसेस से आगाज़ नहीं होता इंग्लिश का, उससे पहले बीइंग वर्ब की बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं, पहले वो सीखना चाहिए। देखें, असल में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि 12 टेंसेस से पहले भी कोई एक्सरसाइजेज होती हैं, हमें उनको सीखना चाहिए। 12 टेंसेस डूइंग वर्ब के अंदर पढ़ाए जाते हैं, तो जब डूइंग वर्ब का आगाज़ करूँगा वहाँ पे 12 टेंसेस मैं आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पर बीइंग वर्ब की बेसिक एक्सरसाइजेज आपको मैं समझाऊँगा। ये बीइंग वर्ब का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। आपने नीचे लिखना है बीइंग वर्ब की बेसिक एक्सरसाइजेज मंदरजा झैल हैं। अब आपने ये तो लिख लिया, वो कौन सी एक्सरसाइजेज है। फर्स्ट एक्सरसाइज लिखिए, यूज ऑफ इज, एम, एंड आर, लेसन नंबर 1 पार्ट 1, उर्दू में पहचान। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने हेडिंग लिखी यूज ऑफ इज, एम एंड आर, यानी आपको बताऊं कि जब भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उसकी कोई एक्सरसाइज समझाई जाती है, किसी तरह के सेंटेंसेस को सिखाया जाता है, तो उसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि उस सेंटेंस के अंदर, उस एक्सरसाइज के अंदर पाए जाने वर्ब्स को सिखाया जाए। तो हेडिंग वर्ब की लिखवाई जाती है। ये इज़, एम और आर वर्ब होते हैं। वर्ब काम को या फेल को कहते हैं, लेकिन बीइंग वर्ब के जुमलों में काम नहीं किया जाता, इसके बावजूद इज़, एम, आर जो होते हैं इन्हें वर्ब कहा जाता है। तो ये मैंने आपको हेडिंग लिखवाई लेसन 1 पार्ट 1। अब सब हेडिंग लिखना है उर्दू में पहचान। क्या तरीका होता है सेंटेंस को समझाने का कि पहले आपकी जो अपनी उर्दू लैंग्वेज है उसके सेंटेंस को समझें कि वो किस तरह का हो, तो फिर उसमें हम इस एम आर को वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। आपने 1 2 3 3 इसकी पॉइंट इसके लिखने हैं। नंबर 1 लिखिए, अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में है, हो या हूँ में से कोई एक आए, ये एक पॉइंट हो गया। नंबर 2 आप लिखिए, फ़िक्रे में कोई काम ना किया जाए, ये दूसरा पॉइंट हो गया कि बीइंग वर्ब का सेंटेंस आप समझ रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज है मेरे, तो कोई काम नहीं किया जाएगा। नंबर 3 सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जाए तो ऐसे फ़िक्रे इज़, एम और आर वाली एक्सरसाइज वाले होते हैं। स्टूडेंट देखिए, आपने तीसरा पॉइंट लिखा कि सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जाए। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो जो ऊपर मैंने आपको समझाई, अहमद इज़ ए डॉक्टर। उर्दू देखते हैं, अहमद एक डॉक्टर है, आखिर में है या ये निशानी पूरी होगी जो फर्स्ट पॉइंट लिखवाया। अच्छा, फ़िक्रे में कोई काम ना किया जाए, तो
अहमद एक डॉक्टर है, इधर कोई काम नहीं किया गया। सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए, अहमद एक डॉक्टर है, अहमद के बारे में बात की गई है। तो ये बीइंग वर्ब के सेंटेंसेस इस तरह होते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इंग्लिश इनकी कैसे बनाई जाना है। आपने हेडिंग लिखना है स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स से क्या मुराद है, ढांचे, यानी इस तरह के जुमलों के सेंटेंसेस के ढांचे किस तरह होते हैं, किस तरह उन्हें बनाया जाता है। आपने सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखना है। लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम एंड आर प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, आप याद रखें, एक होते हैं मस्बत जुमले, उन्हें अफर्मेटिव जुमले कहा जाता है और इनके स्ट्रक्चर को अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। दूसरे होते हैं मनफी जुमले, इन इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, इनके सेंटेंसेस को नेगेटिव स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। फिर तीसरे होते हैं इंट्रोगेटिव जुमले, यानी सवालिया जुमले। भाई इंटेरोगेटिव प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इंट्रोगेटिव होता है। तो इन जुमलों के स्ट्रक्चर्स को इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। अच्छा, फिर एक होते हैं डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स, यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर्स लिखवाऊंगा और फिर उनकी एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। तो अभी आपने पहला स्ट्रक्चर जो लिखा है वो अफर्मेटिव यानी मस्बत जुमले का है। क्या आपने लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है यानी जिसके बारे में बात की जाती है, फिर वर्ब आता है, इज, एम या आर, तीनों में से एक कोई आएगा। और कैसे आएगा, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो एम लगाना है, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई वाहिद नाउन हो जैसे अहमद, अली, नजमा, सलमा, बॉय, गर्ल, तो इज लगाना है। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या जमा नाउन हो यानी बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, तो फिर हमने आर लगाना होता है। यानी हम सब्जेक्ट को देकर वर्ब लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट वाहिद तो वर्ब वाहिद, सब्जेक्ट जमा तो वर्ब जमा लगाते हैं। अच्छा, इधर क्या है कि आपको मैं पहले एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, फिर आगे आपको नेक्स्ट लेकर चलूँगा। सब्जेक्ट आपने सबसे पहले लिखना है इन जुमलों में, फिर इज़, एम, आर, जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी मुनासिबत से एक वर्ब लगाना है, इज़ या एम या आर, और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखना है। इससे क्या मुराद है, बाकी जुमला, यानी जो जुमले का बाकी हिस्सा है उसे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। मेन चीज़ सब्जेक्ट और वर्ब होती है। अच्छा, आपने एग्जाम्पल लिखना है, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। इंग्लिश सुनिए, आई एम एंग्री विद यू। यहाँ पर किसके बारे में बात है, आई के बारे में, अपने बारे में, तो वो सब्जेक्ट हो गया। जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट होता है। आई के साथ एम आता है, वो वर्ब इसके साथ लगा। अच्छा, और फिर बाकी एंग्री विद यू, बाकी हिस्सा जो है आगे एंड में लिखा, इसे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। एक और एग्जांपल ले लें, वो स्कूल से गैर हाज़िर है, ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। तो देखें यहाँ पर क्या है कि किसके बारे में बात है, वो के बारे में। ये एक लड़का है, ये लड़की है, शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। मैंने ही लिखवाया, ये सब्जेक्ट है, और फिर इज़, उसके बाद वर्ब आया, ही के साथ इज़ आता है, और फिर एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा। अच्छा, आगे चलते हैं। वो बहादुर सिपाही हैं। अब इसकी इंग्लिश सुनते हैं, दे आर ब्रेव सोल्जर्स। स्टूडेंट, यहाँ पर वो ज़्यादा लोगों के लिए आया, इसलिए वो बहादुर सिपाही हैं मैंने बोला। अगर होता वो एक बहादुर सिपाही है तो फिर ये वाहिद शख्स के लिए वो होता तो ही होता, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए तो दे लगाया, इसके साथ आर आता है, और फिर ब्रेव सोल्जर्स, बहादुर सिपाही। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, मैंने बोला था कि वर्ब ऐसा लगाना है जो सब्जेक्ट से अग्री करता हो, उससे टैली करता हो। मैंने बोला था कि सब्जेक्ट की भी वाहिद होती है और वर्ब की भी। भाई सब्जेक्ट की कैसे वाहिद होती है, आई वाहिद तो 20 जमा। अच्छा, अगर हम देखें ही वाहिद तो दे जमा, शी वाहिद तो इसकी भी दे जमा, यू जो है वाहिद जमा दोनों होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा जमा ही वर्ब लगाते हैं, क्योंकि हमेशा इसे जमा ही तस्वर किया जाता है, बेशक एक शख्स के लिए क्यों ना हो। अच्छा, बॉय वाहिद तो बॉयज़ जमा, गर्ल वाहिद तो गर्ल्स जमा। वाहिद जमा सब्जेक्ट की तो इस तरह होती है, लेकिन वर्ब की वाहिद जमा किस तरह होती है भाई, इज़ वाहिद तो आर जमा,
वाज वाई तो वर जमा, हैज़ वाई तो हैव जमा, डज वाई तो डू जमा, गोज वाई तो गो जमा, ईट्स वाई तो ईट जमा। यानी जिस वर्ब के आखिर में एस या एस आए वो वाहिद होता है, जैसे इज, वाज, हैज़, डज, गोज, ईट्स। लेकिन जिन वर्ब्स के बाद यानी उनके आखिर में एस या एस नहीं आता वो जमा तस्वर किए जाते हैं, जैसे आर, वर, हैव, डू, गो, ईट। तो भाई आपने याद रखना है सब्जेक्ट वाहिद तो वर्ब वाहिद, सब्जेक्ट जमा तो वर्ब जमा, आई वाहिद होता है, इसके साथ अलबत्ता एम लगता है। अब नेक्स्ट जो हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है उस पे चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम एंड आर प्लस नॉट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या चेंज आया? सिर्फ नॉट को इज एम आर के बाद लगाना है, बाकी सब कुछ वही है। एग्जाम्पल लिखिए, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, आई एम नॉट एंग्री विद यू, तो एम के बाद नॉट आ गया, बाकी सब कुछ वही रहा। वो स्कूल से गैर हाजिर नहीं है, ही इज़ नॉट एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि हमने इसके बाद नॉट लगाया, बाकी सब कुछ वही रहा। वो बहादुर सिपाही नहीं है, दे आर नॉट ब्रेव सोल्जर, और के बाद नॉट आ गया, बाकी सब कुछ वही रहा। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं, लिखे इज, एम एंड आर प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए क्या चेंज आया कि इज, एम, आर जो वर्ब होते हैं वो शुरू में चले जाते हैं, जो भी सेंटेंस में एक सूट करता हो सब्जेक्ट के साथ उसे शुरू में ले जाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी जुमला, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लेके आ जाते हैं। एग्जाम्पल सुनिए, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, आर यू एंग्री विद मी। यहाँ पर मैंने क्या किया, सब्जेक्ट चेंज किया, आई की बजाय यू किया, और यू के साथ आर आता है, वो शुरू में गया, सवालिया जुमला है। यू के बाद एंग्री विद मी ये आखिर में लिखकर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस था। एक और एग्जांपल ले लें, क्या वो स्कूल से गैर हाजिर है, इज ही एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, इज शुरू में चला गया, आगे ही सब्जेक्ट आया, एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, एंड में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सुनिए, क्या वो बहादुर सिपाही नहीं है, आर दे नॉट ब्रेव सोल्जर्स। तो स्टूडेंट देखिए, आर शुरू में चला गया, दे सब्जेक्ट आया, ब्रेव सोल्जर्स एंड में, और एंड में क्वेश्चन मार्क। ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखते हैं, लिखिए वाई, व्हेन, वेयर या हाउ प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट यहाँ पर आपने क्या देखा कि मैंने वाई, व्हेन, वेयर और हाउ ये चार अल्फाज पहले लिखवाए, यानी अगर उर्दू के जुमले में लफ्ज़ क्यों आए तो वाई, कब आए तो व्हेन, कहाँ आए तो वेयर, कैसे आए तो हाउ, उसकी इंग्लिश करते हैं और सबसे पहले करते हैं, फिर इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल सुनिए, तुम मुझसे क्यों नाराज हो, वाई आर यू एंग्री विद मी। स्टूडेंट देखिए, ऊपर मैंने बोला था क्या तुम मुझसे नाराज हो, आर यू एंग्री विद मी। इधर क्या है, तुम मुझसे क्यों नाराज हो, वाई आर यू एंग्री विद मी। जो थर्ड स्ट्रक्चर था वो सिंगल इंट्रोगेटिव था और ये डबल इंट्रोगेटिव है। क्या डिफरेंस है भाई, अगर ऐसा जुमला हो सवालिया जिसका जवाब सिर्फ यस या नो में आ जाए वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। मसलन आर यू एंग्री विद मी, क्या तुम मुझसे नाराज हो, अगर है तो बोलेगा यस, नहीं है तो बोलेगा नो, तो बात खत्म हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि वो कहे यस आई एम एंग्री विद यू या नो आई एम नॉट एंग्री विद यू। यस नो से बात मुकम्मल हो जाती है, काम चल जाता है। ये सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं, आर यू एंग्री विद मी। लेकिन अगर जवाब पूरे जुमले में देना पड़े, जैसे क्या तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो, अब देखें यहाँ पर यस या नो में आंसर नहीं आएगा, बल्कि रीज़न देना पड़ेगा। आई एम एंग्री विद यू बिकॉज यू अब्यूज्ड मी यस्टरडे, मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने मुझे कल गाली दी थी। तो जब पूरे जुमले में एक्सप्लेनेशन देनी पड़े वो सवालिया जुमला डबल इंट्रोगेटिव होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो स्कूल से क्यों गैर हाजिर है, वाई इज़ ही एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, वाई आया, फिर इज़, फिर ही और आगे बाकी फिक्रा एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। एक और ले लें, वो आज क्यों उदास हैं, सुनिए इंग्लिश, वाई आर दे सैड टुडे। तो देखें वाई आया, फिर आर, फिर दे सब्जेक्ट और आगे सैड टुडे, यानी उदास हैं। स्टूडेंट ये थी उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स। अब हमने क्या करना है, एक नोट लिखना है। आप नोट लिखिए, आई इक्वल एम, ही शी इट और सिंगुलर नाउन इक्वल इज, वी यू दे एंड प्लूरल नाउन इक्वल आर। ये मैंने क्या लिखवाया,
अगर सब्जेक्ट आई होगा तो आपने एम को वर्ब के तौर पर इन जुमलों में लगाना है। अगर ही शी इट या सिंगुलर नाउन जैसे अहमद, अली, नजमा, सलमा, बॉय, गर्ल, तो इस लगाना है वी, यू, दे। या जमा नाउन हो, जमा नाउन क्या, बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, तो फिर आपने आर लगाना है। स्टूडेंट ये सब कुछ इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया। अब यहाँ पर ये बताना है कि ये पार्ट 1 था लेसन 1 का, इसका पार्ट 2 भी मैं पढ़ाऊँगा। उसमें मैंने आपको ये बताना है कि स्पोकन इंग्लिश में अगर इस एक्सरसाइज के सेंटेंसेस को बोलें तो क्या चेंज आता है। ये रिटन इंग्लिश के हवाले से मैंने पढ़ाई है एक्सरसाइज, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में मैं बताऊंगा। और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड उर्दू के सेंटेंसेस और उनकी इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।